आइए देखते हैं लेक्चर 3 में हम लोग। स्वागत है आपका लेक्चर 3 ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स में। इसमें हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ और उनको कैलकुलेट करने के तरीके मैंने इस लेक्चर में डिस्क्राइब करे हैं। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल क्या होती हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल आर दोज विच हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल। दीज प्रॉपर्टीज़ आर लाइक वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी एंड कोलैप्सिबिलिटी। मतलब कि सॉइल की ये प्रॉपर्टीज सॉइल को क्लासीफाई और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। आइए सबसे पहले इंडेक्स प्रॉपर्टी देखते हैं वाटर कंटेंट। देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है कि आपकी सॉइल में कितना पानी है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना ही वाटर कंटेंट होता है। सबसे पहला जो मेथड है और जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो है ओवन ड्राइंग मेथड। इसमें किया किस तरह से जाता है इसको, तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आप एक कंटेनर लेते हो जिसका कि वेट M1 आपने नोट किया, ठीक है। अब उस कंटेनर में आप रखते हो मॉइस्ट सॉइल, तो ये क्या हो जाता है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल इक्वल टू M2। अब इस कंटेनर में मॉइस्ट सॉइल जो है इस को साथ में ले जा करके ओवन ड्राई करते हो 24 घंटे के लिए, ठीक। 24 घंटे बाद क्या करते हो, आप निकालते हो तो जो मॉइस्ट सॉइल थी वो हो चुकी होती है ड्राई सॉइल। वेट ऑफ कंटेनर सेम रहता है, तो ये क्या बनता है, वेट M3। अब वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक। वेट ऑफ वाटर क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर हुआ आपका M2 माइनस M3। अब वेट ऑफ सॉलिड क्या हुआ, M3 माइनस M1। तो इस तरह से आप वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेते हो एक्सपेरिमेंट की मदद से। कुछ और बातें जो ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर होता है वो 105 से 110 डिग्री के बीच में ओवन का रहता है, ठीक है। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल लाइक सैंड ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर 4 आवर्स ओनली। फॉर क्लेई एंड सिल्ट पार्टिकल्स द ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर 12 से 16 घंटे के लिए। और कभी कभी हम लोग पूरी तरह से इंश्योर करने के लिए 24 घंटे के लिए भी ड्राइंग को कर देते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए देखिए, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो 60 डिग्री से ऊपर हमें नहीं ले जाना होता है, जिससे कि जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर हमारी सॉइल में जिप्सम है CuSO4.2H2O इन हाई कंसनट्रेशन, टेम्परेचर इज नॉट रीच्ड बियॉन्ड 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि ये देखिए ये जो वाटर है ना ये क्रिस्टल वाटर बोला जाता है, तो ये रिमूव रिमूव नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि अगर ये रिमूव हुआ तो ये केमिकल कंपोजिशन ही चेंज कर देगा इसकी, तो जिप्सम की, ठीक है। तो ये रिमूव नहीं होना चाहिए हमको इसलिए 80 डिग्री तक रखना होता है टेम्परेचर। इन एनी केस टेम्परेचर इज नॉट रेज्ड बियॉन्ड 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं ले जाना। इसके साथ अगर इसके ऊपर आप ले जाते हो तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर। लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर यही होता है आपका .2H2O है जैसे। In oven drying, apart from structural water and water of crystallization, if gypsum is present, all type of water is removed. Pore water and absorbed water. Pore water कौन सा होता है, gravity water and capillary water. Adsorbed water कौन सा होता है, hygroscopic water and film water. Gravity water क्या होता है, जो ग्रेविटी की मदद से फ्लो करता है, ठीक। कैपिलरी वाटर क्या होता है, जो कैपिलरी टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की मदद से फ्लो करता है। ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की तरफ। कैपिलरी वाटर की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो आपका जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना आपके, इनके चारों तरफ एक वाटर की लेयर बना के रखता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर ये दोनों ही लगभग एक होते हैं, है ना। और ये वो वाटर होते हैं जो आपके प्लांट के रूट्स से एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड क्या है, क्विक फील्ड मेथड है, जनरली यूज्ड व्हेन द ओवन फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें सबसे बेसिक वो है, जैसे भरबूजे पे आपने कभी कभी देखा होगा लहिया तलता है भरबूजा वाला, वो क्या करता है सैंड में अपने लहिया को, जैसे कोई गीली लहिया होती है या कोई वैसा उसको पॉपकॉर्न वगैरह तलना होता है, तो वो क्या करता है, उसके पास एक कढ़ाई में सैंड होती है, उस सैंड में ही वो उसको लहिया को या पॉपकॉर्न को तलता है, ठीक। तो यही जो होता है यहाँ पे भी हम यही करते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने एक बॉक्स में अपनी सैंड को लेकर के इस सैंड में डाल दिया, आपने बॉक्स में अपनी सॉइल को लेकर के सैंड के भीतर डाल दिया। अब क्या करेगा, आप यहाँ पे ओवन जला देंगे, यहाँ पे स्टोव जला देंगे और स्टोव की मदद से यहाँ इस सैंड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अब इस सैंड का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये जो सॉइल में पानी प्रेजेंट था
ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सैंड बाथ मेथड। इसमें क्या होता है, नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर, जनरली अवॉइडेड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल एंड सॉइल विद द हाई जिप्सम कंटेंट। यहाँ पे देखिए आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, टेम्परेचर कितना भी बढ़ सकता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये अवॉइड किया जाता है और ये इनएक्यूरेट मेथड है, बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं होता है ये। आई होप बेसिक समझ में आया होगा। कुछ नहीं करते हैं इसमें, आप क्या करते हो, एक कंटेनर में सॉइल लिया आपने, उसका वेट कर लिया, ये हो गया मॉइस्ट वेट, ठीक। अब इसको ले जा करके आपने क्या किया, गरम रेत में झोंक दिया। अब आप चलाते रहे धीरे धीरे करके, जैसे भरपूजा रेत पे पॉपकॉर्न भूनता है, ठीक है। आप चलाते रहो, थोड़ी देर बाद आपने निकाल लिया, जब आपको लगा कि हाँ सफिशिएंट में टाइम में इतने में उसमें मॉइस्चर रिमूव हो गया होगा, अब आपने निकाल लिया, वेट कर लिया, वो क्या आया, ड्राई वेट। इस तरह से आप वाटर कंटेंट निकाल लेते हो इसमें। यह है नेक्स्ट एल्कोहल मेथड, क्विक फील्ड मेथड है। इसमें मेथिलेटेड स्प्रिट जो होती है वो सॉइल सैंपल में ऐड करी जाती है, जिससे जो पानी है उसमें उसका एवेपोरेशन बढ़ जाए। ये नॉट प्रेफरेबल है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है। और सॉइल हैविंग हाई जिप्सम कंटेंट उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर का कंट्रोल है वो नहीं होता है बिल्कुल भी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। देखिए ये क्विक फील्ड मेथड होता है और 5 से 7 मिनट के भीतर भीतर हमको रिजल्ट दे देता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, जैसे ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक। यहाँ पे अपना सैंपल डालते हैं, सैंपल में हम लोग मिक्स कर देते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड जो हमारे सॉइल सैंपल में मॉइस्ट प्रेजेंट है, जो पानी प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट करता है। उससे रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस जो है C2H2 गैस वो बनाता है। अब देखिए हमारे सैंपल में जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ही ज़्यादा एसिटिलीन गैस बनेगी और उतने ही ज़्यादा ये इस मीटर पे प्रेशर लगाएगा। तो इससे हम लोग कैलिब्रेट कर लेते हैं कि हमारा गैस का प्रेशर कितना बन रहा है, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारे सॉइल सैंपल में कितना मॉइस्चर था। ये रैपिड मॉइस्चर मेथड होता है। देखिए पिग्नोमीटर क्या होता है, पिग्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम पिग्नोमीटर को वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों को ही डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी सॉइल होगी जिसका हमको वाटर कंटेंट निकालना होगा, हमको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होगी, ठीक है। देखिए पिग्नोमीटर होता क्या है, 900 ml की एक बॉटल होती है जिसमें ऊपर कॉनिकल ब्रास टॉप लगा होता है, जिसमें कि 6 mm की डाया की एक ओपनिंग होती है। ये देखिए ये एक 900 ml की बॉटल है आपके पास और यहाँ पर 6 mm का डाया ओपनिंग है, यहाँ पे रबड़ लगी हुई है और ये कॉनिकल ब्रास का टॉप है। अब देखिए करा क्या जाता है इसमें, देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम लोग M1 लेते हैं कि हमारे पास जो पिग्नोमीटर है उसका एम्प्टी मास कितना है, ठीक। उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर है, आपको पता नहीं कितना मॉइस्चर है, हम लोगों को पता करना है कितना मॉइस्चर है। तो आपने उसमें डालें मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल डालने के बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम समझाने के लिए इसको दिखा रहे हैं आपको कि मॉइस्ट सॉइल में जो मास ऑफ सॉलिड है वो इतना है, ठीक। और ये जो है ये पानी का वॉल्यूम है, ठीक है। और यही इसका क्या हो गया, मास ऑफ सॉलिड हो गया और ये हो गया सॉलिड का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसके बाद इसमें क्या करते हैं तीसरी स्टेज में, ये तो हो गया M2 कि कितनी आपने उसमें पिग्नोमीटर में सॉइल डाली। M3 क्या होता है, M3 होता है कि आपने सॉइल डाल दी उसमें, ऊपर इसको पिग्नोमीटर को पूरा ऊपर तक टॉप तक पानी से भर दिया, ये हो गया क्या M3। M4 क्या होता है, आपने अब सॉइल निकाल दिया पूरी तरह से और M4 में क्या किया, पूरे पिग्नोमीटर में पानी भर दिया। अब देखिए मास ऑफ द सॉलिड इज MD, हम लोग कंसीडर करते हैं जो मास है ये MD है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी भी है हमारे पास, मॉइस्ट सॉइल है ना, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड जैसे हम लोग देखिए कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, G इक्वल टू गामा S अपन गामा W। गामा S को क्या लिख सकते हैं, MD अपन VS और ये हो जाएगा गामा W। तो यहाँ से VS को हम इधर कर देंगे और G को नीचे ले आएंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या मिल जाएगा, MD अपॉन G इंटू गामा W। इसको हम लोग यहाँ पुटअप कर देते हैं, ठीक। ये पुटअप किया तो M4 हमें चाहिए जैसे, ठीक है। M4 में क्या है, M4 क्या है, M4 में है M3 माइनस MD। M3 में से अगर हम MD माइनस कर दें तो हमको ये जितना पानी है ये मिल जाएगा पहले तो, ठीक। और फिर हमको चाहिए कि ये जो पानी है ये इतने वॉल्यूम में कितना पानी आया है, ठीक, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इतना वॉल्यूम कितना है। अगर हमको हमारे पास इतना वॉल्यूम है और अगर हम उसमें रो W का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मास ऑफ दिस सॉलिड कितना, इस सॉलिड में आपका वाटर आता, इस वॉल्यूम में कितना वाटर आता। तो हम लोगों ने वही किया है,
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास है कि इतना वॉल्यूम का सॉलिड है, अगर इतना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हम पानी में डालते हैं तो ये कितना पानी रिमूव करता है, तो ये हो जाता md/g गामा डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू या रो डब्ल्यू। M4 क्या हो जाएगा, m3 माइनस md प्लस md/g। तो md को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, m3 माइनस m4 इंटू g/g-1। अब मास ऑफ वाटर इन स्टेज 2, मतलब यहाँ पे हमारा जो पानी है वो कितना है, हमको वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। वो डिटरमाइन कर पाएंगे तभी तो हम लोगों को एक्चुअल पानी कितना था हमारे उसमें सॉलिड में वो पता चलेगा। देखिए md की वैल्यू हमको यहाँ से मिल चुकी है, अब mw की वैल्यू निकालनी है। तो mw की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 माइनस m1, मतलब अगर हम m2 में से m1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये मॉइस्ट सॉइल कितनी थी वो, और इसमें से यार हम md घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा। तो हमने md भी घटा दिया, md की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, md घटा दिया। तो वेट वाटर कंटेंट क्या हुआ, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ वाटर क्या है, m2 माइनस m1 इंटू md, और md क्या है, ये वाली वैल्यू। तो वाटर कंटेंट क्या हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन md माइनस 1। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, md को अगर हम सही से वैल्यू रख दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m3 माइनस m4 इंटू g-1 अपॉन g-1। तो ये तरीका होता है हमारे पास पिक्नोमीटर के द्वारा वाटर कंटेंट निकालने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, रेडिएशन मेथड। इसमें क्या होता है, टू कंप्यूट द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन द फील्ड में हम लोग सॉइल में वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए रेडिएशन मेथड यूज़ करते हैं। करते कैसे हैं इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 2 गड्ढे खोद देते हैं, ठीक है। अब एक गड्ढे में हम लोग डालते हैं इमिटर, इसमें हम लोगों के पास होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल कोबाल्ट 60। दूसरे गड्ढे में हम लोग क्या डालते हैं, डिटेक्टर। दूसरे गड्ढे में हम लोग डालते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर का क्या काम होता है, यहाँ से न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं इनको कलेक्ट करना और उनकी एनर्जी को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम लोगों का एमिटर से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं तो बीच रास्ते में जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है वाटर के, उनसे रिएक्ट करता है। उनसे रिएक्ट करने पर उसकी कुछ एनर्जी लूज होती है। उस एनर्जी को कैलकुलेट करके डिटेक्टर ये बताता है कि हमारी सॉइल में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है। आइए नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, G इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W, ठीक है। इसको फाइंड आउट किसकी मदद से किया जाता है, 50 ml की डेंसिटी बॉटल, 500 ml का फ्लास्क या फिर पिक्नोमीटर की मदद से, ठीक है। 50 ml की जो डेंसिटी बॉटल होती है वो मेनली फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ की जाती है, जैसे फ्लाई ऐश हो गई या क्ले हो गई, आपके पास सिल्ट हो गई, इनके लिए आप लोग क्या करते हो, डेंसिटी बॉटल यूज़ करते हो। जबकि पिक्नोमीटर है आपका, ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है, ठीक। पिक्नोमीटर इज ऑल्सो यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अगर आप पिक्नोमीटर को फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज़ कर रहे हो टेस्टिंग करने के लिए, तो आप वाटर की जगह स्टैंडर्ड फ्लूइड केरोसिन यूज़ करोगे। आइए आप देखते हैं सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर लेते हैं, मान लीजिए वो P है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें ओवन ड्राई सॉइल यूज़ करते हैं। ओवन ड्राई सॉइल होगी तो उसमें क्या होगा, मास ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं होगा, तो जो भी पानी जो भी सॉइल आएगी आपकी उसका वेट क्या हो जाएगा, md। तो m2 क्या हो जाएगा, P प्लस md, ठीक। m3 क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, बचे हुए पार्ट में पिक्नोमीटर के डेंसिटी बॉटल के आपने पानी भर दिया पूरी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस md प्लस मास ऑफ वाटर जो भी आपका यहाँ पे बचा। M4 में आप क्या करते हो, M4 में क्या करते हो, सिर्फ पिक्नोमीटर प्लस मास ऑफ वाटर इन 2 कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपने पूरे उसमें पानी भर दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए G क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। कि मतलब आपने जितना वेट ये लिया है, md लिया है, इसके बराबर आपने पानी कितना लिया, आपको ये पता करना होता है यहाँ पे, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, इतने सेम वॉल्यूम में कितना पानी आया आपका, तो ये पता करना होता है आपका, यही फॉर्मूला है। तो G इक्वल टू md अपॉन mw। md क्या है, m2 माइनस m1, दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा। अब जो हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, m3 माइनस m2 करते हैं। जब हम m3 माइनस m2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या क्या हट जाएगा, मास ऑफ पिक्नोमीटर हट गया, मास ऑफ ड्राई वेट हट गया, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, सिर्फ mw, कि यहाँ पे जितना पानी था वो बचा हमारे पास, ठीक। अब हमें ये पता करना है कि ये जो सॉइल का वॉल्यूम था, ये सॉइल का वॉल्यूम था, इसमें कितना पानी आया, हमें एक्चुअल तो ये इससे मतलब है ना, तो ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको M4 में सिर्फ हमारे पास क्या है, मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर,
और ये वाला जो पिग्नोमीड, ये वाला इतना जो वॉल्यूम है वाटर का वो सेम है। ये पिग्नोमीड, ये जो वाटर है ये इस सॉलिड के बराबर है, इसका जितना वेट आएगा। तो वो कैसे पता कर सकते हैं? अगर हम M4 माइनस M1 कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास बचेगा MW2। तो यहाँ क्या बचा? MW2। यहाँ क्या बचा था हमारे पास? MW। ठीक, अब MW2 में से अगर हम MW हटा दें, MW2 में से अगर हम MW हटा दें, MW2 हमारे पास क्या है? इसमें जितना पानी है। MW2 क्या है? ये वाला जो पानी है। अगर हम इसमें से इतना पानी हटा दें तो हमारे पास सिर्फ इतना ही पानी का तो वेट बचा। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे क्या बचा? MW इक्वल टू M4 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M2। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास इसका? इसका फॉर्मूला बनता है G इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M4 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M2। G इक्वल टू ये M2 माइनस M1 क्या है? MD। तो M4 माइनस M3 प्लस MD। इफ़ केरोसिन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऊपर एक बस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन का मल्टीप्लाई कर देंगे, MD इंटू जी के डिवाइडेड बाई M4 माइनस M3 प्लस MD। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी GT पे, मतलब किसी T टेम्परेचर पे आपने क्या करा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है। ठीक, और आपको जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 27 डिग्री पे होती है। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करके 27 डिग्री पे आप अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ये नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए इसको पता कैसे किया जाता है। तो हमारे पास पहला मेथड होता है कोर कटर मेथड। ठीक, इसमें करते क्या है हम? इसमें क्या होता है? हमारे पास एक कोर होता है जिसकी हाइट 13 सेंटीमीटर होती है, इसका डाया 10 सेंटीमीटर होता है, इंटरनल डाया। ठीक है, ऊपर हमारे पास इसके लिए एक 2.5 सेंटीमीटर की एक डॉली होती है। यहाँ पे हमारे पास हैमर होता है। ठीक है, हम हैमर की मदद से अपने कोर को डॉली के सहित नीचे धरती में गाड़ देते हैं। 1 सेंटीमीटर डॉली जो है आपकी वो ऊपर रहनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर है तो 1.5 सेंटीमीटर का जो डेप्थ है डॉली का वो ही अंदर जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं? आप इसको उखाड़ लेते हो ज़मीन में गाड़ने के बाद। अब इसके साथ जो सॉइल आई, तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा इस सॉइल का। जितना इस कोर का वॉल्यूम होगा उतना ही आपकी जो सॉइल आई है उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब क्या करा जाता है? जो आपकी सॉइल इसमें कलेक्ट हुई है इसका वेट कर लेते हो, तो आपको बल्क डेंसिटी क्या मिल जाती है? बल्क डेंसिटी मिल जाती है वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या करोगे? इसमें से सॉइल के 3 सैंपल ले करके वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लोगे। वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करोगे? ओवन ट्राई मेथड से आपने वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लिया। ओवन, इसके बाद आप क्या करोगे? गामा डी बल्क ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए गामा टी आपने निकाल लिया, बल्क डेंसिटी आपने निकाल लिया, वाटर कंटेंट भी आपने निकाल लिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? बल्क डेंसिटी पर ड्राई डेंसिटी पता कर सकते हो अपनी सॉइल की। आइए अब देखते हैं हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज एनालिसिस हम लोग करते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग सॉइल में ये पता लगाना चाहते हैं कि कितने डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल आपके प्रेजेंट हैं आपकी सॉइल में। ठीक है, करते किसकी मदद से हैं? सीव एनालिसिस या फिर सेडिमेंटेशन या फिर वेट मैकेनिकल एनालिसिस की मदद से। ठीक, जो पहला वाला है सीव एनालिसिस है वो मेनली यूज़ किया जाता है एनालिसिस ऑफ कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स के लिए, और जो दूसरा वाला था वेट एनालिसिस या फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस ये किया जाता है फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स के लिए। ठीक, सीव एनालिसिस जो होता है हमारा, जो हम लोगों का ये वाला है, ये वाला एक्चुअल रिजल्ट देता है, ट्रू रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जबकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस वाला जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। इसीलिए सीव एनालिसिस के जो रिजल्ट आते हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं देन सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब देखिए सीव एनालिसिस जो होती है वो मेनली किसके लिए की जाती है? कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, हैविंग साइज ग्रेटर देन 0.075 mm या फिर 75 मैक्रॉन से बड़े साइज के पार्टिकल के लिए हम लोग ये सीव एनालिसिस करते हैं। ठीक, ये कितने तरीके की होती है? कोर्स सीविंग और फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग में पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? 4.75 mm से 80 mm के बीच में होता है। फाइन सीविंग में कितना होता है? 0.075 mm से बीच में 4.75 mm के बीच में। यहाँ पे हम 2 तरह की सीविंग करते हैं, ड्राई या फिर वेट। वेट हम लोग सिर्फ तब करते हैं जब हमारा सॉइल में या सैंड में जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें सिल्ट और क्ले प्रेजेंट होती है, तब हम लोग वेट सीव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग ड्राई सीव एनालिसिस करते हैं। जो सीव्स डिज़ाइन करी जाती है वो IS 460-1962 के कोड के अकॉर्डिंग करी जाती है। सीव एनालिसिस में क्या किया जाता है? हम लोग सबसे बड़े साइज़ के पार्टिकल की सीव सबसे ऊपर लगाते हैं,
फिर उसके बाद घटते क्रम में सबसे नीचे सबसे महीन वाली सीव लगाई जाती है और हम लोग देखते हैं कि हमारा हर एक उस पर सीव पे कितना रिटेन हुआ। फिर परसेंटेज विद वेट ऑफ द पार्टिकल रिटेन्ड ओवर ईच सीव इज़ नोटेड, मतलब हर एक उस पे सीव पे कितना वो वेट हमारा रुका उसको नोट करते हैं और इससे हम लोग परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, कोर्स सीविंग। कोर्स सीविंग में क्या था, 4.75 mm से बड़े पार्टिकल साइज थे 80 mm तक के साइज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीव साइज़ क्या क्या लगाया जाता है, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm का सीव साइज़ लगाया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से अपना सीव का सेट लगाया हुआ है, ठीक। इसके बाद हमने 1 किलो या 10 किलो मटेरियल अपना डाला। अब हम देखते हैं कि हर एक सीव पे हमारा कितना मटेरियल रुका है। जैसे आज यहाँ पे देखें अगर हम, तो 80 mm की सीव पे कितना मटेरियल रुका है, 5 ग्राम, 40 पे 25 ग्राम, 20 पे 35 ग्राम और 100 पे कितना है 15 ग्राम, 4.75 पे 20 ग्राम। तो टोटल हमारा 100 ग्राम मटेरियल था यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको जोड़ेंगे तो 100 ग्राम आया। परसेंटेज वेट रिटेंड देखेंगे तो परसेंटेज वेट रिटेंड भी यही आएगा, 5, 25, 35, 15, 20, ठीक। कम्युलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड क्या आएगा, हम लोग ये सब जोड़ते चले जाएंगे। 5 + 25 30, 25 30 और 35 65, 65 और 15 80, 80 और 20 100, ठीक। अब परसेंटेज फाइनल क्या बना, जब 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें परसेंटेज फाइनल मिल जाएगा। जैसे 100 - 5, ठीक, 100 - 30, 100 - 65 -80 और -100 तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका परसेंटेज फाइनल। परसेंटेज फाइनल क्या रिप्रेजेंट करता है, द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन द साइज ऑफ द स्टेटेड पार्टिकल, कि मतलब जैसे परसेंटेज फाइनल है तो कितना आपका उस पर्टिकुलर साइज से छोटा पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे 95% इसका परसेंटेज फाइनल आया, तो इसका ये मतलब है कि 95% पार्टिकल्स इस साइज से छोटे हैं, मतलब 95 पार्टिकल्स 80 mm से छोटे हैं कि वो पास कर गए हैं। फिर जैसे 70 आया यहाँ पे परसेंटेज फाइनल 40 mm का, तो 70% पार्टिकल जो हैं वो 40 mm से छोटे हैं, 35% पार्टिकल 20 mm से छोटे हैं और 0% पार्टिकल ऐसे हैं जो 4.75 mm से छोटे हैं। 4.75 mm पे सारे के सारे ही एक तरह से हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो उस पर सारे के सारे पार्टिकल रुक जाएंगे, ठीक है। फिर बारी आती है फाइन सीविंग की। फाइन सीविंग इज डन फॉर द पार्टिकल हैविंग द साइज ग्रेटर देन द 0.075 mm एंड नॉट एक्सीडिंग 4.75 mm। 0.075 mm या 75 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल और 4.75 mm से छोटे पार्टिकल के लिए हम लोग फाइन सीविंग करते हैं। सीव्स कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, 4.75 की एक होती है, फिर 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन और सबसे नीचे पेन होता है। फिर इसमें क्या किया जाता है, सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू द 4.75 mm इज जनरली वॉश्ड बिफोर द सीविंग इन ऑर्डर टू डिसलॉज क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओवर द सैंड। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम फाइन सीविंग करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम 4.75 mm की जो भी हम लोग सीव जब यूज़ करने जा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग प्री वॉश कर देते हैं, जिससे कि उसमें जो क्ले और सिल्ट के पार्टिकल हैं वो रिमूव हो जाएं। क्योंकि ये क्ले और सिल्ट जो है ये हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हाइड्रोमीटर या फिर पिपेट मेथड से डिटरमाइन करते हैं। प्री ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है आपका, ये कभी कभी पूछा जाता है। 2 ग्राम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम या 200 ग्राम जितनी भी सॉइल थी, उसको साफ़ करने के लिए आपने 1 लीटर पानी लिया, तो उसमें बस 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट आपको ऐड करना होता है, जिससे कि आपका क्ले और सिल्ट जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो निकल जाते हैं। ये डिफ्लॉक्लेटिंग एजेंट होता है, मतलब फ्लॉक्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं पार्टिकल। डिफ्लॉक्स मतलब कि पार्टिकल्स को और ख़त्म कर देता है, रिमूव कर देता है, उसके फ्लॉक्स छोटे छोटे कर देता है जिससे हट जाएँ वो। फिर यहाँ पर भी हम सीव एनालिसिस करके परसेंटेज फाइनल डिटरमाइन करते हैं और अपने पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। कोड कौन सा यूज़ होता है, IS 460/1962। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है आपके पास वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये जनरली उन सॉइल्स के यूज़ किया जाता है जो बहुत ही कोहेसिव सॉइल होती हैं और हाईली स्टिकी इन नेचर होती हैं। इसमें क्या किया जाता है, आपके पास एक सॉइल होती है, उसका M1 आप वेट ले लेते हो और उसको एक प्रॉपर शेप में कट कर लेते हो, ठीक है। स्टिकी है, कोहेसिव है, तो ये एक प्रॉपर शेप में कट जाती है। इसके बाद आप इसके चारों तरफ पैराफिन वैक्स की एक कोटिंग कर देते हो। इस कोटिंग के बाद क्या करते हो, इस सॉइल को उठा करके पानी में डुबो देते हो।
और पानी का जो बाउल था, ये जो फ्लास्क था, आपने इसको ऊपर तक भरा था, ठीक है, और इसको रख देते हो कहीं पे एक कंटेनर में। जब आप इसमें सॉइल को पुटअप करते हो तो ये जो पानी है ये रिमूव हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ गिर जाता है। आप इस पानी को तौल लेते हो कि ये इसका वॉल्यूम कितना है। मान लीजिए वो वॉल्यूम आया VW, तो VW क्या था आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या आया, VW माइनस VP। इसके बाद मास ऑफ पैराफिन वैक्स कितना है, M2 माइनस M1। M2 में से आप M1 माइनस कर दोगे तो आपको मास ऑफ पैराफिन वैक्स मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स क्या है, आपको पैराफिन वैक्स की जो डेंसिटी है वो मालूम है, उसमें आप उसको आप डिवाइड कर दोगे किस में, MP में, ये जो आया यहाँ पे, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाएगा V इक्वल टू VW माइनस VP। ये यहाँ पे आप ये रख दो सीधा सीधा, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी आपकी। आइए देखते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस में सेडिमेंटेशन एनालिसिस को, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस देखिए 0.2 माइक्रॉन से बड़े पार्टिकल और 0.075 mm या 75 माइक्रॉन से छोटे पार्टिकल के लिए करी जाती है, ठीक है। Particle size having size less than 0.2 micron cannot be analyzed even by the sedimentation. It is analyzed by the help of electron microscope और X-ray diffraction techniques. मतलब 0.2 माइक्रॉन से छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको आप सेडिमेंटेशन एनालिसिस से भी नहीं एनालाइज कर सकते, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर XRD टेक्निक्स चाहिए आपको, ठीक। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होती है वो बेस्ड होती है स्टोक्स लॉ पे, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस हो गई या हाइड्रोमीटर एनालिसिस हो गई, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो होता है आपका स्टोक्स लॉ पे बेस्ड। इनके कुछ एजम्पशन होते हैं, स्टोक्स लॉ के एजम्पशन होते हैं। एजम्पशन क्या है, जो पार्टिकल साइज है वो स्फेरिकल है आपका, वो जिस मीडियम में है वो मीडियम इनफाइनाइट है। और तीसरा क्या होता है, उसका शेप हो गया, साइज हो गया और मास ऑफ द पार्टिकल है, वो ये तीनों ही चीज़ें कांस्टेंट है। ये एजम्पशन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि स्टोक्स लॉ के एजम्पशन क्या है, हाइड्रोमीटर या पिपेट मेथड में जो एजम्पशन है वो एजम्पशन क्या है, ठीक है। तो इन एजम्पशन के बाद जो सेटलिंग वेलोसिटी बनती है आपके पार्टिकल की, वो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी बनती है VS इक्वल टू G-1 गामा W इंटू D² डिवाइडेड बाई 18 म्यू। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि कौन से साइज़ का पार्टिकल कितना जल्दी सेटल कर रहा है। बड़े साइज़ का पार्टिकल जल्दी सेटल करेगा और छोटे साइज़ का पार्टिकल जो होता है वो लेट सेटल करेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस में पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं। अब देखिए 20 डिग्री पे जो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 0.01 पॉइस होता है, ठीक। तो VS क्या बन जाता है, 0.9 D²। और 27 डिग्री पे जो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है 0.00855 पॉइस होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या बन जाता है, वो सेटलिंग वेलोसिटी क्या बन जाता है, 1.07 D² मीटर पर सेकेंड। लिमिटेशंस क्या है स्टोक्स लॉ की, तो देखिए सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि हमने सबसे पहला जो अजम्पशन किया था वो क्या था कि हमारा जो पार्टिकल साइज था वो स्फेरिकल था, लेकिन एक्चुअल में जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लेकी इन नेचर होते हैं। मतलब हमने एज्यूम किया कि ये पार्टिकल है बट वो रियल में कुछ इस तरह के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पार्टिकल इज एज्यूम्ड टू बी डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट सेटलिंग मतलब आपका मीडियम में पार्टिकल गिर रहा है तो ये अपने आप गिर रहा है, ये दूसरे पार्टिकल से टकरा नहीं रहे हैं। एक पार्टिकल जो गिर रहा है वो अपने आप गिर रहा है, ये पार्टिकल भी अपने आप गिर रहा है, ये पार्टिकल भी अपने आप गिर रहा है, ठीक है। ये हम लोग एज्यूम करते हैं, बट रियलिटी में क्या होता है कि ये पार्टिकल गया, इससे टकरा गया, चिपक गया, ये इससे जाके चिपक गया और ये तीनों एक साथ आपके सेटल डाउन कर रहे हैं। तो ये होता है, ये एक लिमिटेशन है। फिर तीसरा क्या है, मीडियम इज एज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइट। जो आपने मीडियम माना था वो इनफाइनाइट माना था कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, बट रियलिटी में बाउंड्री होती है। तो ये भी फाइनाइट डायमेंशन का है, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई। फिर चौथा क्या है, चौथा लिमिटेशन इसके साइज रेंज में छुपा हुआ है। हम ये जानते हैं कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम बस इस साइज रेंज के पार्टिकल की एनालिसिस कर सकते हैं। इससे बड़े पार्टिकल जो हैं 0.02 mm से बड़े पार्टिकल हैं जो, वो क्या करेंगे, उन पे ग्रेविटी एक्सेलरेट करेगी, तो उनमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और इससे जो छोटे पार्टिकल हैं 0.2 माइक्रॉन से जो छोटे पार्टिकल हैं उन पे जो हमारा ब्राउनियन मोशन है वो एक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे वो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 लिमिटेशन है इसकी सेडिमेंटेशन प्रोसेस की। तो ये लिमिटेशंस भी आपसे पूछी जाती हैं। ये लिमिटेशन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। देखिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो करी जाती है वो पिपेट मेथड या फिर हाइड्रोमीटर मेथड से करी जा सकती है, ठीक है। दोनों ही मेथड्स को परफॉर्म करने से पहले आपको सॉइल की कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। वो प्रिपरेशन क्या होती है देखते हैं। अब देखिए सबसे पहली जो चीज़ क्या है वो ये है कि हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट होता है कि
ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड्स को रिमूव करना। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे ये सेटल डाउन करना चालू करते हैं तो ये एक दूसरे से मिल करके एक क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब एग्रीगेशन कर लेते हैं एक दूसरे से। तो एक दूसरे के साथ चिपकते हुए बड़ा फ्लक्स क्रिएट कर लेंगे और होगा क्या कि जो पार्टिकल लेट सेटल होना चाहिए था वो जल्दी सेटल हो जाएगा, और जो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनना था या जो डाटा आना था वो गलत आ जाता है इस वजह से। तो ये हमारा जो सबसे पहला टारगेट है कि हमें ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करना है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कैसे करें। तो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हम मिलाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको अपनी सॉइल को ट्रीट करते हैं H2O2 से। तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और जो कैल्शियम कंपाउंड है उनको रिमूव करने के लिए हम ऐड करते हैं 0.2 नॉर्मल का HCl। तो इस तरह से हम इन दोनों पार्टिकल्स को, इन दोनों केमिकल्स को हटा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो सॉइल हमको पानी में मिक्स करनी है सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए, उसको हम 75 माइक्रोन से पास करके हम पानी में मिक्स करते हैं। ठीक। फिर क्या करते हैं, जब हमने पानी में सॉइल डाल दी तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से चिपक के पार्टिकल साइज बड़ा कर दें और ग्रेविटी एक्ट होने लग जाए, तो हमारा ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो पूरा था जिसमें हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस कर रहे थे या पिपेट एनालिसिस कर रहे थे, इसका पूरा पर्पज़ ही फेल हो जाएगा अगर पार्टिकल साइज हमें एक्चुअल नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाते हैं। इस डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट का क्या काम होता है कि ये जो प्रिवेंट करता है आपका एग्लोमरेशन को, मतलब पार्टिकल्स के चिपकने को, मिलने को रोकता है। ये पार्टिकल को डिस्क्रीट करके रखता है जिससे कि हमें जो एक्चुअल डाटा है वो मिल सके, जो पार्टिकल साइज जो अपने आप बैठता है, एक अकेला पार्टिकल बैठता उस तरह से बैठ सके। इसको बोला जाता है आपका क्या, पोस्ट ट्रीटमेंट। फिर कुछ कॉमन डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं देखिए, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम ऑक्सीलेट है, सोडियम पॉलीफॉस्फेट है, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट है, सोडियम टेट्रा सोडियम पायरोफॉस्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है एंड सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, ये प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट भी पूछा जाता है आपसे, और ये डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है।